नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हुसैन इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम विलेज सोसाइटी के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हमारा टॉपिक है परिवर्तनशील कृषिक संरचना, चेंजिंग एग्रेरियन स्ट्रक्चर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम ने अपनी पुस्तक एज ऑफ एक्सट्रीम्स में घोषित किया कि इस शताब्दी के उत्तरार्ध का सर्वाधिक नाटकीय परिवर्तन खेतीहरों की समाप्ति है, जो हमें हमेशा के लिए अतीत से अलग कर देती है, तो निश्चय ही उन्होंने यह शब्दशः नहीं कहा। वे केवल पूरे संसार में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में बहुत ज़्यादा गिरावट की ओर इंगित कर रहे थे। उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया इस नियम के अपवाद सिद्ध हुए। भारत में 1950 से 1970 तक कृषि, कारखानों और नौकरियों में श्रमिकों का वितरण कमोबेश अपरिवर्तित रहा और बायरस ने इसको एग्रीकल्चरल स्टैटिस की संज्ञा दी। उपरांत भी कृषि से श्रमिकों का स्थानांतरण बहुत धीमा और आकस्मिक था। इसमें हम देख सकते हैं कि कृषि में कुल श्रम शक्ति का प्रतिशत भाग कैसे कैसे विभिन्न देशों में कैसा कैसा रहा। तो फ्रांस, जापान, ब्राज़ील, मेक्सिको और कोरिया में साउथ कोरिया बेसिकली। तो यहाँ पर खेती कैसी रही, तो वही दिखा रहे हैं कि कैसे घटती गई। 1960 में क्या स्टेटस था, 1990 में क्या था। स्रोत टीजे बायरस 2003, स्ट्रक्चरल चेंजेस द एग्रेरियन क्वेश्चन एंड पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन जयंती घोष एंड सीपी चंद्रशेखर, वर्क एंड वेल बीइंग इन द एज ऑफ फाइनेंस, दिल्ली, भूमिका। ये पूरा एक स्रोत था जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अब श्रमिकों का वितरण देखते हैं साधारण स्तर के संदर्भों में भारत में। तो कैसे कैसे 1972, 73, फिर 1977, 78, 82, 83, 87, 88, 93, 94 और 99, 2000। तो इसके बीच में किन किन चीज़ों में कैसा कैसा वितरण रहा। एग्रीकल्चर में, खनन एवं उत्खनन में, निर्माण उद्योग में, विद्युत, गैस और ऊर्जा में, भवन निर्माण, व्यापार, परिवहन और भंडारण और सेवाएं। ज़्यादातर हम नवरत्न महारत्न कंपनियों के बारे में जब बात करते हैं तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड देखने को मिलती हैं। तो क्या क्या यहाँ पे क्या क्या नंबर्स रहे वो आप देख सकते हैं। स्रोत देख सकते हैं, इंडियन जर्नल ऑफ द लेबर इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 39, 1996, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली, 17 मार्च 2001। जैसा कि तालिका 2 से स्पष्ट है कि कृषि में श्रमिकों का भाग 72, 73 और इसके उपरांत धीमी गति से कम हुआ था। निर्माण एवं सेवाओं की सहभागिता थोड़ी सी बढ़ी थी। 87, 88 और 93, 94 के बीच श्रमिक विविधता की प्रक्रिया को धक्का लगा और उद्योग निर्माण के क्षेत्र में श्रमिकों की भागीदारी घटी और कृषि क्षेत्र में भागीदारी में गिरावट आई या रुक गई। इस दौरान ग्रामीण महिला श्रमिकों की कृषि में भागीदारी बढ़ी और 93, 94 से 99, 2000 तक कृषि का भाग 4% कम हुआ, क्योंकि ये एरा कौन सा था, ग्लोबलाइजेशन का एरा था। मार्केट इकॉनमी खुल गई थी, लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे थे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी। जब मार्केट इकॉनमी खुली, डिमांड बढ़ी। डिमांड की वजह से क्या हुआ, जो मेल थे गाँवों में, वो जो नर व्यक्ति थे गाँव में, वो घरों से बाहर निकल करके शहरों की ओर गए। तो गांव में उनकी जगह खाली हुई तो उनकी महिलाओं ने उस जगह को पूरा किया और वहाँ पर उन्होंने खेती का काम शुरू किया। तो 93, 94, 99, 2000 तक कृषि का भाग 4% कम हुआ था। यह विस्थापित श्रम शक्ति मुख्यतः व्यापार और परिवहन के क्षेत्र में लग गई। निर्माण उद्योग क्षेत्र में इसकी वृद्धि सीमित है। कृषक व्यवस्था में संक्रमण एक राजनीतिक आर्थिक प्रक्रिया। पूंजीवाद के विकास के साथ कृषि से उद्योग और सेवाओं में श्रमिकों का ढांचागत स्थानांतरण केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, इसमें राजनीतिक आर्थिक तथ्य शामिल हैं। यह कृषि और उद्योग दोनों में बदलते हुए उत्पादन आधारों, तकनीकी, उत्पादकीय ढांचा और संपत्ति संबंधों से संबंधित है। ये बदलाव एक और श्रमिकों की मुक्ति और
दूसरी ओर इसकी खपत को उत्पन्न करते हैं। दो क्षेत्रों के बीच अंतर क्रिया जटिल है और श्रमिकों के एक देशीय प्रवाह के बजाय स्पष्टता बहुदेशीय प्रवाहों को सम्मिलित किए हुए हैं। शुरू से ही काम करने वाले लोगों की बड़ी संख्या कृषि में है और वहीं एक बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय उत्पाद पैदा किया जाता है। जब कृषि में उत्पादकता बढ़ती है और अधिभाग एकत्र हो जाता है तो गांव उद्योग निर्माण के विकास में योगदान देते हैं। निर्माण उद्योग के लिए गांव श्रमिक वेतन, वस्तुएं और कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं और घरेलू बाजार उत्पन्न करते हैं। उद्योग इसके बदले में बाजार देता है और कृषि के लिए नया कच्चा माल देता है, जिससे इसकी उत्पादकता और बढ़ती है। इस प्रक्रिया के साथ साथ दोनों सिरों पर उत्पादन संबंधों में क्रांतिक परिवर्तन होते हैं, जिनके कारण नियंत्रक और अधीनस्थ वर्गों की उत्पत्ति होती है। कृषि से उद्योगों में अधिभाग का यह स्थानांतरण प्राथमिक संचय के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात उत्पादन के पूर्व पूंजीवादी उत्पादन माध्यम में अधिभाग का स्थानांतरण और अंततः खेतीहर अर्थव्यवस्था का स्वयं ही पूंजीवादी कृषि व्यवस्था में संक्रमण। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। अब बात करते इतिहास। इतिहास में कृषि उन्मुखी परिवर्तन के विभिन्न रास्ते खोजे जा सकते हैं। टीजे बायरस ने अपनी पुस्तक और विभिन्न लेखों में इन मार्गों के विस्तृत ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किए हैं। ये मार्ग गांव में वर्ग प्रतिनिधियों के उदय के संदर्भों में आवश्यक रूप से भिन्न है, जो संरचना और उसके परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। लेनिन ने प्रक्रिया में परिवर्तन को ऊपर से पूंजीवाद वर्णित किया था। सामंती जमींदार जंकर्स पूंजीवाद कृषक वर्ग बन गए। यूनाइटेड स्टेट्स के उत्तर और पश्चिम में यह नीचे से पूंजीवाद था। पूंजीवाद छोटी वस्तुओं में उत्पादक वर्ग खेतीहरों से उपजा। फ्रांस में अड़ियल खेतीहरों ने काफ़ी लंबे समय तक पूंजीवादी प्रभाव को जगह नहीं बनाने दी और उसे हताश किया। जिस भी स्तर से पूंजीपति कृषक वर्ग का उदय होता है, और यह होता भी है या नहीं, यह पूर्व पूंजीवादी ढांचों और संपत्ति संबंधों तथा कृषिवादी संक्रमण के मध्य में राज्य की केंद्रीय भूमिका पर निर्भर करता है। भारतीय कृषि में ढांचागत अवरोध। ऐतिहासिक परिदृश्य। भारत में पूर्व पूंजीवादी कृषि व्यवस्था में बढ़ती हुई उत्पादकता से उत्पन्न पूंजीवादी औद्योगिकरण की संभावनाओं को औपनिवेशिक शासन ने समाप्त कर दिया। साम्राज्यवादी हितों के अनुरूप कठोर भूमि राजतंत्र या राजस्व तंत्र और कृषि के व्यवसायीकरण ने वर्तमान कृषक अर्थव्यवस्था के उत्पादन आधार को नष्ट कर दिया। कृषकों के बड़े वर्ग दरिद्र बना दिए गए और लगभग भूमिहीन कर दिए गए थे। 1931 में 32% ग्रामीण श्रमिक भूमिहीन के रूप में वर्गीकृत किए गए। दूसरी तरफ भूमि और परिणाम स्वरूप उत्पन्न अधिभाग कुछ हाथों में सिमट कर रह गया। इस अधिभाग का उपयोग न तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया गया और न ही निर्माण में वृद्धि को प्रेरित करने के लिए किया गया। घरेलू बाजार के सीमित आकार के कारण दोनों प्रक्रियाएं अवरुद्ध हो गई थीं। एक उपनिवेश के रूप में भारत ने ब्रिटिश उद्योग को न केवल कच्चा माल ही उपलब्ध कराया, बल्कि ब्रिटिश निर्माताओं को बाजार भी उपलब्ध कराया। निर्माण उद्योग के सीमित विकास ने शिल्पकारों की जगह ले ली, लेकिन ये गरीब किसान के लिए पर्याप्त संख्या में बहुत से रोजगार उत्पन्न नहीं कर पाई। जड़ों से उखड़े किसान कृषि में स्वयं के लिए जीविकोपार्जन के अवसर ढूंढने के लिए मजबूर थे। इससे बहुत ऊंचे किराए पर पट्टे की ज़मीन का बाज़ार और जीवन निर्वाह से भी नीची दर पर मजदूरी का एक श्रमिक बाजार उत्पन्न हुआ। भूमिहीन और गरीब किसानों ने उत्पादक का स्तर प्राप्त करने के लिए ज़मीनों पट्टे पर ली और अपनी आय में पूरक के रूप में उपयोगी या उपभोगी ऋण लिए। पट्टे पर ज़मीन देकर और सूदखोरी के द्वारा ज़मींदार ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। उत्पादक उद्यमिता में निवेश हेतु उनके पास बहुत कम प्रेरणा थी। खेतीहर मजदूरों को लगाकर उन्होंने अपनी ज़मीनों में उपज पैदा की। इन खेतों की विशेषता कम खर्च और निम्न स्तर की तकनीकी का प्रयोग था। खेतीहर श्रमिक अन्यत्र अवसरों के अभाव, दमनकारी जाति संबंधों और ऋणबद्धता के द्वारा इन खेतों से बंधा था। जैसा कि उत्साह पटनायक ने स्पष्ट कहा है कि यह पूंजीवादी खेती नहीं थी,
देखिए उत्साह पटनायक 1990, एग्रेरियन रिलेशन एंड एक्यूमुलेशन, दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। अधिभाग के पुनर्निवेश के साथ पूंजीवादी खेती बागानों तक ही सीमित रही थी। ये बहुत छोटी विदेशी स्वामित्व वाले निर्यातोन्मुखी स्थल थे। संक्षेप में औपनिवेशिक शासकों से हमें विरासत में मिले कृषि ढांचे की विशेषता भूमि और अन्य संसाधनों का अत्यंत असमान वितरण थी। प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता और उत्पादन में गिरावट से कृषि का विकास अवरुद्ध था। किराए और सूदखोरी द्वारा धन वृद्धि संभावना ने उत्पादकता या उत्पादक उद्यमिता में अधिभाग के निवेश को बाधित कर दिया था। स्वातंत्रोत्तर काल में उत्पादन परिस्थितियों के विकास और उत्पादन संबंधों को उलझने में यह ऐतिहासिक परिदृश्य काफ़ी सहायक है। समझने में यह ऐतिहासिक परिदृश्य काफ़ी सहायक है। स्वतंत्रोत्तर काल में उत्पादन परिस्थितियों के विकास और उत्पादन संबंधों को समझने में यह ऐतिहासिक परिदृश्य काफ़ी सहायक है। यह आज के नव उदार तंत्र और तब के उपनिवेशिक शासन के बीच समानता को इंगित करता है। असफल भूमि सुधार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के आर्थिक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग था। कृषि भूमि उपलब्ध करा के ग्रामीण भारत में भूमि और अन्य संसाधनों के समतापूर्वक वितरण को प्राप्त करने और दमन और शोषक सामंती संबंधों को समाप्त करने के उद्देश्य से स्वतंत्रता के पश्चात एक विस्तृत कानून की रूपरेखा तैयार की गई थी। सामान्य तौर पर सभी एकमत हैं कि भूमि सुधार कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः असफल हो गया। अप्रत्यक्ष जमींदारी और बिचौलियों के उन्मूलन के बावजूद भी उच्च जाति के धनी जमींदारों ने राजनीतिक, प्रशासनिक और न्याय तंत्र के द्वारा सामंती प्रभुत्व को कायम रखा। जहां कहीं भी सामंती हितों के वर्चस्व को कम करने की दिशा में कुछ प्रगति की गई, धनी कृषकों ने बहुत जल्दी ही उसे राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर अपने प्रभुत्व को बढ़ाकर पूर्ण कर लिया। राज्यों में काश्तकारी कानूनों ने न केवल काश्तकारी टेनेंसी को भूमिगत करने में असफलता प्राप्त की, प्रच्छन्न और अनौपचारिक काश्तकारी ने निर्धन और सामंती काश्तकारों के दुखों को बढ़ाया। भूमि प्रबंध और भूमि के पुनर्वितरण के थोपे जाने के परिणाम नगण्य ही रहे। केवल भूमि के बहुत छोटे हिस्से का ही पुनर्वितरण किया गया और यह अधिकतर बंजर और निम्न श्रेणी की ही भूमि थी। कानून बनाने और राज्य स्तर पर इसके क्रियान्वयन के संबंध में अत्यधिक अंतर है। इस प्रकार बिहार में अर्ध सामंतवाद सुरक्षित रहा, किंतु पश्चिम बंगाल और केरल में मार्क्सवादी सरकारों ने ग्रामीण उत्पादन आधारों को परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की। पंजाब में भूमि की चकबंदी को प्रभावशाली ढंग से किया गया, जो कि आधुनिक तकनीकी और मशीनीकरण की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण था। इस प्रकार यह आवश्यक है कि अखिल भारतीय स्तर पर इस संबंध में कोई योग्य निर्णय लिया जाए। वास्तव में यहाँ भिन्नता इतनी ज़्यादा है कि कुछ विद्वानों के अनुसार सारे भारतवर्ष में एक जैसा निर्णय लिया जाना व्यर्थ है। एक दशक के उपरांत हरित क्रांति भूमि सुधार के मुद्दों को पीछे धकेल कर सामने आ गई। अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होने जा रहा है, हरित क्रांति और पूंजीवादी कृषि का प्रसार। जब कृषि व्यवस्था सामंती वर्चस्व पर आधारित थी, तब नई तकनीकी उच्च उपज वाले बीजों की शुरुआत की गई थी। बहुत से छोटी सामंती और भूमिहीन इकाइयों का अस्तित्व जमींदारों को पट्टे और सूदखोरी के द्वारा धन संचय के योग्य बनाता था। ऊंचे भूमि के किराए, लगान और ऊंची ब्याज दर पूंजीवादी कृषि के विकास में अलंघनीय बाधा उत्पन्न करते थे। केवल तकनीकी बदलाव के द्वारा ही, जो कि अपेक्षित लाभों में मात्रात्मक वृद्धि की आशा उत्पन्न करते हैं, अधिभाग के उत्पादक क्रियाकलापों में लगाया जा सकता है। अधिभाग को उत्पादक क्रियाकलापों में लगाया जा सकता है। ये बदलाव HYV बीजों, हाई वैरायटी ईल्ड के बीजों के साथ सिंचाई, उर्वरकों और कीटनाशकों के संयुक्त प्रयोगों द्वारा किए जाते हैं। कृषि में आवश्यक वृद्धि अमीर कृषक और जमींदारों के भरोसे पर प्राप्त की जा सकती थी, ऐसा अधिकारित मत था। इसी के अनुरूप इन लोगों को भौतिक और वित्तीय आधारभूत ढांचा प्रदान किया गया। सरकारी तंत्र के माध्यम से हाई वैरायटी ईल्ड HYV, हाई ईल्ड वैरायटी कह सकते हैं, बीज, अनुदानित उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराए गए थे। उसी समय न्यूनतम कीमतों के निर्धारण द्वारा अनुकूल बाजार परिस्थितियां भी
उत्पन्न कर दी गई थी, जिसको हम एमएसपी कह सकते हैं। फिर आरंभ में नई तकनीकी का विस्तार संचित गेहूं पट्टी वाले राज्यों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था। 1970 के मध्य तक चावल के पैदावार में एक नई खोज की गई और ये पश्चिमी राज्यों में पहुंच गई। 1980 के दौरान बंगाल के पूर्वी हिस्सों, उड़ीसा और बिहार आदि में इसका प्रसार हो गया। 1980 में ही रुई तेल और मोटे अनाजों के संकर बीजों की शुरुआत हो गई। इस प्रकार नई तकनीकी मध्यवर्ती राज्यों में प्रसारित की गई। नई तकनीकी के विस्तार के साथ पूंजीवादी उत्पादन का विस्तार किया गया। किराए के श्रमिकों का अनुपात, बाजार का रुझान और पूंजी वृद्धि पर राज्यवार आंकड़ों के आरेख से यह स्पष्ट होता है कि 1990 की शुरुआत तक पूंजीवादी कृषि ने लगभग सभी राज्यों में अपनी पैठ बना ली थी। तो इसमें हमें क्या देखना है, एग्जाम्पल क्या है, सुचा सिंघल और रणजीत सिंह घमोन, इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, अक्टूबर दिसंबर 2001। इसको आप देख सकते हैं, इसमें ये सब मिलेगा। भारतीय कृषि में बढ़ती पूंजीवादी प्रवृत्ति ने निम्न प्रभाव उल्लेखनीय है उसके। पहला प्रभाव क्या है, कृषकों के मध्य असमानता में वृद्धि। राज्य ने बड़े कृषकों के लिए लाभ प्रदान करने वाले अवसरों के नए आयाम खोल दिए। कृषकों और जमींदारों ने स्वयं खेती करने के लिए पट्टे बाजार से अपनी ज़मीन वापस ले ली। काश्त पर देने के बजाय काश्त पर लेने की प्रवृत्ति बढ़ी, विशेषकर उन हिस्सों में जहां पूंजीवाद ने स्वयं को स्थापित कर लिया था। संसाधनों की सीमितता के कारण छोटे और मध्य वर्गीय कृषकों के लिए नई तकनीकी का प्रयोग करना संभव नहीं था। हरित क्रांति ने संसाधनों के केंद्रीकरण को किस प्रकार बढ़ाया और इसने छोटे और कृषकों सीमांत कृषकों पर कुप्रभाव डाला, इस बारे में काफ़ी साहित्य उपलब्ध है। दूसरा है, कृषि में रोजगार अवसर कम हुए। उत्पादकता में वृद्धि के लिए पूंजीवादी कृषि और निवेश के साथ साथ कृषि कार्यों का यंत्रीकरण भी हुआ था, जैसे ट्रैक्टर जैसी चीज़ें आने लगी, हार्वेस्टर आने लगे। यह श्रमिकों की आवश्यकता तेज़ी से घटा देता है। छोटी और मध्यम कृषि में श्रम योजन बढ़ा और क्योंकि पारिवारिक श्रम का उपयोग उन्हें मजदूरी को जीवन निर्वाह स्तर से नीचे ले जाने के योग्य बनाता है। अंततः पूंजीवादी कृषि में रोजगार ढांचे में अतिरिक्त श्रम शक्ति की खपत के लिए जगह नहीं है। पूंजीवाद कृषि से कृषि क्षेत्र में श्रमिकों को खपा लेने की क्षमता अनिश्चित प्रकार से, अलबत्ता कम उत्पादकता और कम आय पर नष्ट होती है। तो पूंजीवादी कृषि से कृषि क्षेत्र में श्रमिकों को खपा लेने की क्षमता अनिश्चित प्रकार से नष्ट होती है। हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में मजदूरी दर शेष भारत की अपेक्षा ऊंची है, किंतु रोजगार में लचीलापन लगभग शून्य और उससे भी कम है। प्रति इकाई उपज में वृद्धि के साथ रोजगार में वृद्धि है। अगला है, सामाजिक संपत्ति संबंधों में अधिभाग के स्थानांतरण को अवरुद्ध कर दिया। धनी श्रमिकों या कृषकों के पास संचित अधिभाग निर्माण उद्योग में स्थानांतरित नहीं हो पाया। अमीर कृषकों का आंदोलन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और वास्तव में पंजाब, हरियाणा में उभरा। उन्होंने कृषि कर में रुकावट डाली, टैक्स में रुकावट डाली और कृषि व्यापार में अनुकूल शर्तों की मांग की। कृषि में संचित अधिभाग कुछ ही हाथों में केंद्रित था। इस प्रकार सघन निर्माण उद्योग का विस्तार अवरुद्ध हुआ। राज्य समर्थित औद्योगिकरण उद्योग में बुर्जुआओं की आवश्यकताओं के अनुरूप था। राज्य ने भारी उद्योगों में निवेश किया जो कि पूंजी सघन थे और रोजगार के सीमित अवसर पैदा करते थे। इस प्रकार सीमांत और भूमिहीन परिवार कृषक या कृषि में ही फंसे रहे। दो प्रश्नों जो कि पूंजीवादी विकास के प्रसार और अस्तित्व से भिन्न हैं से पता लगता है कि कृषि व्यवस्था में पूंजीवादी संबंधों ने किस दर तक अपनी जड़ें जमा ली हैं। क्या पूंजीवादी उत्पादन संबंधों ने स्वयं इतनी गहराई प्राप्त कर ली है कि इसे उत्पादन का प्रभावी माध्यम माना जा सके? विकल्पता, क्या उन्होंने इतनी गहराई प्राप्त कर ली है कि पूंजीवादी संक्रमण की प्रक्रिया में कोई बाधा न उत्पन्न हो पाए? क्या निकट भविष्य में पूंजीवाद ही उत्पादन का प्रभावी माध्यम होगा? सभी विद्वानों ने 1980 में और 1990 की शुरुआत तक इन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं कहा था। तालिका 3, 4, 5 स्वामित्व आधारित धारिता और कार्यधारित धारिता और गिनी गुणांक के वितरण या दो वितरणों के लिए अनुपात संकेंद्रण को बताती है। बढ़ता हुआ संकेंद्रण और
में विषमता की प्रवृत्ति को इन तालिकाओं से भली प्रकार समझा जा सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि पूंजीवादी कृषि के प्रवेश के बावजूद भी वर्ष 1991-92 में कृषि ढांचे में छोटे और सीमांत भूमि धारकों का वर्चस्व था। वे न केवल कुल कार्यधारित धारिता का 80.6% हिस्से बल्कि उन्हीं के द्वारा जुताई क्षेत्र में 34.3% का हिस्सा जोता जाता था। तालिका 3 देखते हैं। ग्रामीण परिवारों में स्वामीगत धारिता का प्रतिशत वितरण। तो इसमें 1960, 61, 70, 71, 80, 81, 91, 92 तो हर 2 साल में 10 साल में ही इन्होंने देखा है और 2 साल का विवरण देखा गया है। 1 साल या 2 साल मान लें आप, तो हर 1 साल का विवरण हर 10 साल में देखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सीमांत में 0 से 1 हेक्टेयर जिनके पास है ज़मीन, धारिता और क्षेत्र कितना है। फिर छोटे किसान जो हैं 1 से 2 हेक्टेयर वाले, उसके पास धारिता और क्षेत्र कितना है। अर्ध मध्यम 2 से 3 हेक्टेयर वाले, 2 से 4 हेक्टेयर वाले, धारिता क्षेत्र कितना है उनके पास। मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर वाले, धारिता और क्षेत्र कितना है उनके पास। और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले बड़े किसान, उनके पास धारिता और क्षेत्र कितना है। स्रोत है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1993। तो ये सारणी आप खुद देख लीजिएगा पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालिका 4 है ग्रामीण परिवारों में कार्य आधारित धारिता के वितरण का प्रतिशत। तो इसमें भी वही वर्ष हैं जिसमें सीमांत हम देख रहे हैं 0 से 1 हेक्टेयर वाले, छोटे 1 से 2 हेक्टेयर वाले, अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर वाले, मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर वाले, बड़े 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले। उनमें धारिता और क्षेत्र का कैसे वितरण है 1960, 61 और 70, 71, 80, 81 और 91, 92 में। इसको पॉज करके आप खुद देख लीजिएगा। नोट क्या है, कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 0.4 हेक्टेयर से नीचे की प्रतिशत धारिता बताते हैं। भूमि और पशुधन पर NSS का सर्वेक्षण 17वां, 26वां, 37वां और 48वां दौर। अब तालिका 5 को हम देखेंगे। इसमें गिनी गुणांक बताया गया है। गिनी गुणांक में प्रचलन ग्रामीण भारत। गिनी गुणांक क्या है 1960-61 में कार्यधारित धारिता और स्वामी आधारित धारिता, तो इसमें 0.5 से 0.7 के बीच में। फिर 1970, 71, 81, 82 और 91, 92 में कार्य आधारित धारिता और स्वामी आधारित धारिता। इसी में हम गिनी गुणांक देख रहे हैं। स्रोत है भूमि और पशुधन पर NSS का सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे है ये। ऐसी बहुत सी छोटी और सीमांत धारिताओं ने भूमि के पट्टे पर देने और अनियमित उधार बाजार को सक्रिय बनाए रखने में सहयोग किया। जैसा कि तालिका 5 से स्पष्ट है कि कार्य आधारित धारिता के लिए संकेंद्रण अनुपात स्वामीगत धारिता की तुलना में काफ़ी कम है। वास्तव में सीमांत कृषकों और भूमिहीनों के लिए ज़मीन को जैसे जैसे पट्टे पर लेना कठिन होने लगा, उन्होंने ऊंची दरों से किराया देना शुरू कर दिया। यह आवश्यक नहीं था कि ऊंचे किराए सदैव धन या उपज के बड़े हिस्सों के रूप में ही हों। यह जमींदारों के यहाँ मुफ्त में मजदूरी करके अथवा अन्य किसी रूप में भुगतान करना भी हो सकता था। भूमि पट्टे पर बाजार में बढ़ता हुआ किराया पूंजीवादी संचयन प्रक्रिया में बाधक हो सकता है। कुछ राज्यों में यह प्रवृत्ति देखी गई। दूसरी तरफ ऐसी बहुत सी छोटी और सीमांत इकाइयों के अस्तित्व ने कृषि में आवश्यकता से कहीं ज़्यादा श्रम शक्ति के खपाने की क्षमता को बनाए रखने में सहयोग दिया। 1970 और 1980 की राज्य नीतियों ने भी इस क्षेत्र में श्रमिकों को लगाए रखने में सहयोग किया। भूमिहीनों और सीमांतों को विविध गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और गरीब किसान सीमांत किसान योजनाओं ने जीविकोपार्जन के पूरक अवसर प्रदान किए। इसी प्रकार कृषि से इतर क्षेत्र में रोजगार संभावनाओं की अनुपस्थिति ने कृषि व्यवस्था के संक्रमण की प्रक्रिया में ठहराव सा लगा दिया। जैसा कि तालिका 2 में देखा जा सकता है कि 1987-88 और 1993-94 के बीच में कृषि श्रमिकों के भाग में गिरावट रुकी हुई थी। वैश्वीकरण और भारतीय कृषि में संकट। 1990 के दशक में ढांचागत सुधार कार्यक्रमों और विश्व व्यापार संगठन की व्यापार व्यवस्था ने ग्रामीण जीवन यापन में नया संकट उत्पन्न कर दिया।
नई अर्थव्यवस्था कुछ सीमा तक हम लोगों को उपनिवेशी युग की ओर वापस ले आई है, जहां संचयीकरण और उपयोग की प्रक्रिया एक बार फिर मेट्रोपॉलिटन शहरी पूंजी के द्वारा नियंत्रित हो रही है। राज्य के हस्तक्षेप की समाप्ति। क्या है ये? राज्य के हस्तक्षेप की समाप्ति। अब राज्य के हस्तक्षेप की समाप्ति में हम क्या देखेंगे? राज्य ने घरेलू उत्पादकों की आर्थिक सुरक्षा हेतु और उनके बीच के छोटे उत्पादकों एवं कमजोर भागों की सुरक्षा हेतु बाजार में हस्तक्षेप की अपनी पूर्व घोषित भूमिका को वापस ले लिया है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश पर नियंत्रण के विस्तृत ढांचे को तेजी से समाप्त किया गया। आवागमन, भंडारण, विपणन और कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण को प्रोसेसिंग को प्रतिबंधित करने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट और लघु उद्योग आरक्षण अधिनियम, स्मॉल स्केल रिजर्वेशन एक्ट को संशोधित कर दिया गया है। बहुराष्ट्रीय और बड़ी घरेलू इकाइयों को अब इन गतिविधियों में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई है। उदारवादी दौर में आयात निर्यात नीति ने कृषि वस्तुओं पर आयात नियंत्रण तेजी से हटा लिया गया है। कभी कभी विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्धारित समय से पूर्व ही हटा लिया गया है। प्राथमिक वस्तुओं के लिए वैश्विक बाजार के अत्यधिक विरोधी परिस्थितियों के कारण व्यापार में उदारीकरण आया है। 1990 के दौरान सारी प्राथमिक वस्तुओं, गेहूं और चावल को लेते हुए की कीमतों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आधारभूत सुविधाओं में कमी आई है। बहुत सी छोटी और मध्यम आकार वाली सिंचाई संजाल परियोजनाएं न केवल विवादास्पद होने के कारण अपितु धन की कमी के कारण अधूरी पड़ी हैं। पिछले दशकों में ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण हुआ है और आने वाले दशक में पानी का निजीकरण मुख्य मुद्दा है। भारतीय कृषि पर इसके अत्यंत व्यापक प्रभाव होंगे। यह मध्यम स्तर के कृषकों की भी सक्षमता को समाप्त कर सकता है। बैंकिंग क्षेत्र की बदलती प्राथमिकता ने वाणिज्यिक के साथ साथ सहकारी बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सहायता को कम कर दिया है। छोटे और सीमांत कृषकों की आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने वाली योजनाएं पूर्णतया समाप्त कर दी गई हैं। इससे आर्थिक अनौपचारिक पूंजी बाजार में बहुत तेजी वृद्धि हुई है। इन बाज़ारों में पारंपरिक उधार देने वालों से अलग नई तकनीकी इनपुट और उपकरण के व्यापारी प्रवेश किए गए हैं। इन बाज़ारों में पारंपरिक उधार देने वालों से अलग नई तकनीकी इनपुट और उपकरण के व्यापारी प्रवेश कर गए हैं। वार्षिक बजट लेखों में उर्वरकों का अनुदान घटा दिया गया है और सरकार ने बीज देने का काम बहुराष्ट्रीय और निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है। अंततः आजकल की भाषा में भूमि सुधार शब्द का प्रयोग भूमि प्रतिबंधन और काश्तकारी नियमों को हटाने की वकालत के लिए किया जा रहा है। इससे प्रत्यक्ष खेती कार्यों में उद्योग जगत का प्रवेश सुगम हो जाएगा। बड़े कृषक उद्योग क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ लाभ वाले व्यापार समझौते करने में सफल हो जाएंगे। कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यूएस डॉलर में प्राथमिक उत्पादों की गिरती हुई कीमतें USD प्रति टन, जिसमें 1988, 95, 97, 99 और 2001 में गेहूँ USHW, फिर चावल रुई US सेंट्स प्रति IB, मूंगफली का तेल, वनस्पति तेल, सोयाबीन तेल और सोयाबीन के बीज, इन सब में हम US डॉलर में प्राथमिक उत्पादों की गिरती हुई कीमतों को देख रहे हैं प्रति टन में US डॉलर में। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे। इसको पॉज करिए, इसको आराम से देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। स्रोत है उत्सा पटनायक 2003, एग्रेरियन क्राइसिस एंड ग्लोबल डिफ्लेशनिज्म, सोशल साइंटिस्ट, जनवरी-फरवरी 2002। भारतीय कृषि में उद्योग जगत, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश, खाद्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के ढांचे में मूलभूत परिवर्तन, बहुराष्ट्रीय कृषि खाद्य नियमों का उदय है जो कि अपने निवेश और विपणन उद्देश्यों के अनुरूप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन और उपभोग को नियोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। भूमि प्रतिबंध कानून के कारण भारत में उद्योग जगत का प्रत्यक्ष कृषि उत्पादन में प्रवेश प्रतिषिद्ध हो गया है।
कंपनियों की अपेक्षानुसार बृहद पैमाने पर खेती किए जाने की अनुमति निम्न प्रतिबंध सीमा 2 सीलिंग लिमिट के कारण नहीं है। केवल बागानों के क्षेत्र को भूमि प्रतिबंध अधिनियम से मुक्त रखा गया है। पूंजीवादी खेती जो विदेशी कंपनियों द्वारा नियंत्रित होती थी, स्वतंत्रता के पूर्व से ही इस क्षेत्र में विद्यमान है। बड़े आकार की खेती का औसत आसाम में 88.8 हेक्टेयर और केरल में 59.33 हेक्टेयर है। भूमि सुधार की नई परिभाषा से कंपनियों को प्रत्यक्ष कृषि उत्पादन, विशेषकर उद्यान प्रसंस्करण, हॉर्टिकल्चर, पुष्प प्रसंस्करण, फ्लोरिकल्चर और कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति देने का दबाव बढ़ रहा है। अब मांग भूमि प्रतिबंध सीमा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए जाने और इसे पूर्णतया समाप्त कर दिए जाने की है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि बहुत सी राज्य सरकारें इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उद्यान प्रसंस्करण, हॉर्टिकल्चर के उद्देश्य के लिए संघों, कंपनियों और सहकारी संघों को जमीन के पट्टे कानून से मुक्त करने के लिए पहले से ही पहल कर दी है। ऐसी इकाइयाँ बंजर, बेकार और खार भूमि को खरीद सकती हैं और कृषि योग्य भूमि पट्टे पर ले सकती हैं। खेतों का क्षेत्रफल 1000 एकड़ जितना बड़ा हो सकता है। इस दौरान कंपनियों ने जलीय जीव एक्वाकल्चर के लिए उड़ीसा और दक्षिण राज्यों में विस्तृत क्षेत्र वाले भूभाग का अधिग्रहण किया है। इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत कृषक जड़ से उखाड़ दिए गए हैं। बहुत सी कंपनियां भूमि प्रतिबंध अधिनियम को धोखा देकर कृषि वानिकी, टीक वृक्षारोपण में प्रवेश कर रही हैं। वे ज़मीन खरीदते और इसे अच्छी खासी रकम में भुगतान पर व्यक्तियों को आवंटित कर देते और उनको इसके बदले में आकर्षक लाभ देने का वादा करते हैं। फिर भी कृषि क्षेत्र में अधिभाग को नियंत्रित करने के लिए कृषि बाजार की रूपरेखा प्रत्यक्ष कृषि से हो सकने वाली प्राप्ति की तुलना में कहीं ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। कृषि क्षेत्र में निवेश और निर्गत के प्रवाह पर कृषि व्यापार भारत सरकार की सहमति से तेज़ी से नियंत्रण बढ़ा रहा है। भूमि उद्योग के तरीकों में उनके हित लाभों के अनुरूप बदलाव लाने वाला ढांचा है। ठेके पर खेती के अंतर्गत कृषकों को एक निर्धारित कीमत पर, एक निर्धारित समय पर, निर्धारित मात्राओं में निर्धारित गुणवत्ता का विशिष्ट उत्पादन करने और उसकी आपूर्ति करने के लिए नियुक्त किया जाता है। कंपनी बीज, उर्वरक, तकनीकी कर्ज और खेती के उपकरण भी कृषकों को उपलब्ध कराती है। पंजाब में टमाटर की फसल HLL, पेप्सी और निज्जर। पंजाब में ही सरसों की फसल मार्कफेड, अर्ध सरकारी संस्था पैरास्टेटल बॉडी। आलू मैकडॉनल्ड। मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल रैलीज और HLL। बागवानी, हॉर्टिकल्चर और पुष्प उत्पादन फ्लोरिकल्चर एस आदि उदाहरण सभी को ज्ञात है, किंतु पट्टे पर खेती कुछ क्षेत्रों और कुछ उत्पादों तक ही सीमित है। बीज कंपनियां। बीज उद्योग पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण बहुत ज़्यादा व्याप्त है। HYV गेहूं के प्रवेश के साथ ही राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना 1963 में की गई थी। इसके उपरांत गुणवत्ता युक्त बीजों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए राज्य बीज निगमों की स्थापना की गई थी। 1973 से 1985 के दौरान विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक समर्थित बीज परियोजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र ने बीज उद्योग में प्रवेश किया। 1987 में MRTP और FERA कंपनियां बीज निर्माण के लिए बुलाई गईं। इसी वर्ष में बीजों के आयात ओपन जनरल लाइसेंस श्रेणी में रखे गए। विश्व व्यापार संगठन WTO के TRIP अधिनियमों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियां बीज उद्योग पर पूर्ण अधिकार करने की दिशा में शक्तिशाली तत्व के रूप में उभरी और इस प्रकार भारतीय कृषि में भूमि उपयोग की प्रकृति नियंत्रित करती हैं। बीज पोषकों के साथ संकर बीजों और कीटनाशी प्रबंध और टिश्यू प्रसंस्करण पर आधारित पौधे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गरीब किसानों की पहुंच से बाहर कीमतों पर आपूर्ति किए जाते हैं। दूसरी तरफ कृषि प्रसंस्करण उद्योग, जो कि पूर्व में लघु उद्योगों के लिए आरक्षित था, उसे बड़े निगमों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। आगामी वर्षों में भारतीय कृषि में भूमि प्रयोग और भू स्वामित्व
पैटर्न में बहुत तेज़ी से परिवर्तन की आशा की जा सकती है। राज्य नियंत्रित व्यवस्था से बाजार नियंत्रित व्यवस्था में परिवर्तन जिस पर बृहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व ने कृषक समुदाय के विभिन्न वर्गों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित या प्रभावित किया है। अब इसके बाद हम देखेंगे नव उदारवादी व्यवस्था पर बड़े कृषकों के समूह में व्याप्त भ्रम। जैसा कि पहले वर्णित है कि हरित क्रांति के विस्तार और कृषि में उत्पादकता वृद्धि के साथ 1970 में अमीर कृषकों का समूह एक शक्तिशाली राजनीतिक आंदोलन के रूप में उभरा। शरद जोशी ने महाराष्ट्र में, एम.एस. टिकैत ने उत्तर प्रदेश में और अजमेर सिंह लाखोवाल, बलवीर सिंह रजवाल और भूपिंदर सिंह मान ने पंजाब में इसका नेतृत्व किया। इन आंदोलनों में अपने उत्पादों के लिए अच्छी कीमतों और खेती के लिए कच्चे माल के रूप में सभी आवश्यक वस्तुओं पर अनुदान बढ़ाने की मांग की गई है। वैश्विक प्रक्रिया के लिए धनी कृषक समुदाय की प्रतिक्रिया भ्रामक है। एक ओर वे सोचते हैं कि व्यापार उदारीकरण, खेती उत्पाद की विविधता और कृषि व्यापार के प्रवेश उनके लिए लाभकारी हैं। दूसरी ओर वे संशंकित हैं कि विकसित देशों में कृषि क्षेत्र में भारी अनुदान द्वारा आयात सस्ते होने से वे प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार जबकि शरद जोशी ने उरुग्वे राउंड के डंकल ड्राफ्ट के प्रस्ताव का स्वागत किया और उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक में कृषक आंदोलनों ने इसका विरोध किया, 1988 में फल और सब्जियों को प्राप्त करने और सुरक्षित रखने के लिए पंजाब में एक अर्ध सरकारी पैरास्टेटल, पंजाब कृषि उद्योग निगम, भारतीय किसान यूनियन और कृषक आधारित राजनीतिक पार्टी अकाली दल ने पेप्सी को एक संयुक्त साहसिक भागीदारी के रूप में वोल्टास के साथ बुलाया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पट्टे पर खेती के प्रबंधन अनिवार्यता मध्यम और बड़े कृषकों के साथ है। बड़े कृषक उद्योग क्षेत्र के साथ मिलकर भूमि प्रबंधन कानून में संशोधन और पट्टे के भूमि पर एकीकरण के लिए या उसको करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। सूक्ष्म स्तर पर किए गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि विपरीत काश्तकारी सिद्धांत जो कि 1970 और 1980 के दौरान पंजाब और हरियाणा में प्रचलित था, 1990 में दूसरे राज्यों में भी तेज़ी से फैल चुका है। किंतु इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि विश्व बाजार में प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति और उद्योग समूहों की तुलना में असमान सौदेबाजी की शक्ति से बड़े कृषकों का समूह नए परिदृश्य में संप्रति व्यग्र है। यह चाहता है कि सरकार विश्व व्यापार संगठन के समझौते में उसके आर्थिक हितों की रक्षा करे। भविष्य में यदि बड़े कृषकों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अच्छी स्थिति लगती है और उन्हें औद्योगिक भागीदारों से आकर्षक सौदे हो जाने की आशा हो तो वे दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। बड़े कृषक साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष का एक अभिन्न अंग बन सकते हैं या नहीं, यह एक विवेचनीय विषय है। छोटे और अर्ध मध्यम खेतों का अनिर्वहनीयता और बढ़ती हुई भूमिहीनता। छोटे और अर्ध मध्यम खेतों की अनिर्वहनीयता और बढ़ती हुई भूमिहीनता। छोटे और मध्यम किसान नई उत्पादन व्यवस्थाओं, नए फसल प्रारूपों और नई तकनीकी में बड़े कृषक का ही अनुसरण करते हैं। कुछ समय तक वे इस आशा में और इसे इच्छा से करते हैं कि इसके बदले में उनके लाभ ऊंचे होंगे, किंतु प्रायः यह दबाव में किया जाता है क्योंकि पूर्व आधारभूत ढांचा समाप्त हो चुका है। बहुत से छोटे और मध्यम कृषक मोटे अनाज के उत्पादन से हटकर सोयाबीन, नए किस्म की रुई और तिलहनों के उत्पादन में लग गए हैं। इस परिवर्तन के कारण खर्चों में काफ़ी वृद्धि किए जाने की ज़रूरत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित ऋण उपलब्धता घट जाने के कारण कृषक अनियमित ऋण बाजार से, चाहे पारंपरिक महाजनों से या नए कृषि निवेश व्यापारियों, ऋण लेने के लिए विवश हुए हैं। यदि फसल खराब हो जाए या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण उत्पादन या उत्पाद की कीमत गिर जाए तो छोटे या मंझोले किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। ऋणग्रस्तता और इसके फलस्वरूप आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं ने संचार माध्यमों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वे आत्महत्या करें या ना करें, छोटे और सीमांत कृषक अपने भूमि संसाधन आधार से बड़ी तेज़ी से वंचित हो रहे हैं। 1991-92 के उपरांत भूमि धारिता पर विस्तृत NSS नेशनल सैंपल सर्वेक्षण के
आंकड़े उपलब्ध नहीं है, फिर भी वर्ष 1993-94 और 1999-2000 के लिए रोजगार और बेरोजगारी के सर्वेक्षणों में भूमि धारिता पर दिए गए आंकड़ों से उपरोक्त अनुमान सत्य सिद्ध होता है। जैसा कि तालिका 7 में देखा जा सकता है कि बहुत थोड़े समय में 0.01 हेक्टेयर से 0.01 हेक्टेयर के जमीन रखने वाले परिवारों का हिस्सा 16.6% बढ़ गया है। 0.4 हेक्टेयर तक काश्तकारी उप सीमांत है और जीवन निर्वाह योग्य जीविकोपार्जन को निश्चित नहीं करती है। जैसा कि तालिका 8 में देखा जा सकता है कि इतनी छोटी ज़मीन का टुकड़ा रखने वाले अधिकांश परिवार उसे स्वयं नहीं जोतते हैं। वे या तो अधिक ज़मीन पट्टे पर लेते हैं और अपनी काश्तकारी को बढ़ाते हैं, या अपने खेत पट्टे पर दे देते हैं और कुछ दूसरे व्यवसाय ढूंढते हैं। यह स्पष्ट है कि पहला विकल्प नहीं चुना गया है, या तो यह उपलब्ध नहीं है और यदि उपलब्ध है तो यह निर्वहनीय नहीं है। तालिका 7 और 8 बताती कि उप सीमांत परिवारों ने अपनी ज़मीनें छोड़ दी हैं और भूमिहीन श्रमिक श्रेणी में विस्थापित हो गए हैं। वे कुटुंब जो 0.4 हेक्टेयर की भूमि पर खेती करते हैं प्रायः इसे महिलाओं पर छोड़ देते हैं। पुरुष सदस्य अच्छी आय कमाने के अवसर को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। इन उप सीमांत खेतों के विस्तार से कृषि के महिलाकरण का उदय हुआ है। भूमिहीनता अखिल भारतीय स्तर पर और प्रत्येक राज्य में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। सीपी चंद्रशेखर और जयंती घोष, मैक्रो स्कैन बिजनेस लाइन, 22 अप्रैल 2003। छोटे अर्ध मध्यम और मध्यम खेती वाले परिवारों की अनिर्वहनीयता में वृद्धि की अपेक्षा की जाती है क्योंकि बिजली की दरें बढ़ी हैं और पानी पर उपयोग के लिए शुल्क लगा दिया गया है। गरीब और सीमांत लोगों का जीवन निर्वाह पर संकट। बढ़ती हुई भूमिहीनता के साथ 1999 से 2000 के एनएसएस द्वारा रोजगार और बेरोजगार के लिए किए गए सर्वेक्षणों से कृषि क्षेत्र में रोजगार वृद्धि में चकित कर देने वाली गिरावट प्रदर्शित हुई है। तालिका 7 बताती है आकार आधारित भू स्वामित्व वाले ग्रामीण परिवारों का वितरण व जोती जाने वाली भूमि आकार श्रेणी। तो इसमें यही बताया गया 93-94 और 99-2000 के बीच में क्या था। जिनके पास ज़मीन थी 0.00 वो कितने प्रतिशत थे। जिनके पास 0.01 से 0.4 तक थी वो लोग कितने थे। 0.41 से 10 तक थी जिनके पास, उनके पास कितना हिस्सा था। और फिर 1.01 से 2 वो 0.41 से फिर 1.01 से 2.00, फिर 2.01 से 4.00, फिर 4.1 के ऊपर। वहाँ पे 10 नहीं होगा, वहाँ पे 1.00 होगा। 0.41 से 1.00। भारत में रोजगार और बेरोजगार की स्थिति NSSO GOI। तालिका 8 क्या बताती है। जोती जाने वाली भूमि आकार श्रेणी पर ग्रामीण परिवारों का वितरण व जोती जाने वाली भूमि की आकार श्रेणी। इसमें 87-88 की बात की गई है, 93-94 की, 99-2000 की। और फिर वही है 0.00, फिर 0.01 से 0.4, 0.41 से 1, फिर 1.01 से 2, फिर 2.01 से 4, फिर 4.01 के ऊपर। कितना किसका भाग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉज करके। स्रोत है भारत में रोजगार और बेरोजगार की स्थिति NSSO GOI। साप्ताहिक और दैनिक स्तर पर यह गिरावट बहुत ज़्यादा है, जो कि यह इंगित करती है कि प्रायः रोजगार पाने वाले लोग अब कम दिनों के लिए रोजगार पाते हैं। कृषि में रोजगार लोच 0.7, ये कब थी 87-88 और 93-94 के दौरान से गिर कर 93-94 से 99-2000 के मध्य 0.1 रह गई है। 11 राज्यों में रोजगार की लोच शून्य के करीब या ऋणात्मक हो गई है। ये कहाँ पर आपको मिलेगा देखने को, मैक्रो स्कैन बिजनेस लाइन 22 अप्रैल 2003। जबकि बढ़ता हुआ मशीनीकरण विशेषकर 1990 में हार्वेस्टर के बढ़ते हुए प्रयोग और फसलों के प्रारूप में परिवर्तन रोजगार वृद्धि में इस गिरावट को कुछ स्पष्ट करते हैं। बदलता हुआ भूधारिता प्रारूप और भूमि पट्टा बाजार इसमें प्रमुख योगदान देते हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि छोटे और अर्ध मध्यम खेती कार्य बड़ी खेती की अपेक्षा बहुत अधिक श्रम सघन है। इन खेतों में वास्तविक आवश्यकता से कहीं अधिक लोगों को लगा लेने के लिए काम
को टुकड़ों में बांटा जा सकता है। जैसे जैसे भूमिहीन के लिए भूमि पट्टे पर लेना और जोतक स्तर प्राप्त करना कठिन होता जाता है, खेती में श्रमिकों को खपाने की क्षमता घटती जाती है। जैसा कि तालिका 10 में देखा जा सकता है कि 87-88 से 93-94 के दौरान कृषि में रोजगार या स्वरोजगार का हिस्सा 37.7% पर ही अपरिवर्तित रहा और 99-2000 में यह घटकर 32.7% रह गया। कृषि में स्वरोजगार की संख्या में गिरावट आई। इस दौरान कृषि श्रमिकों का हिस्सा बढ़ा है। 1970 और 1980 में सीमांत कृषकों को जीवन निर्वाह योग्य जीविकोपार्जन के लिए आंशिक सहायता देने के लिए राज्य आगे आए हैं। 21वीं शताब्दी में राज्य ने स्वयं को इन सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर लिया है। कृषि में गरीब और सीमांत विस्थापित होने के लिए विवश हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, ग्रामीण से शहरी और कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र में विस्थापन बढ़ा है। दुर्भाग्य से बाहर भी कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। उद्योग क्षेत्र में पहले से ही सीमित रोजगार की संभावनाएं नई उदारवादी नीतियों के कारण और कम हो गई हैं। छोटी और श्रम सघन निर्माण इकाइयां तेज़ी से बंद हुई हैं और पारंपरिक बड़ी औद्योगिक इकाइयों ने छटनी और बाहर से कार्य कराने की नीति अपना ली है। तालिका 9 देखें, इसमें कृषि रोजगार में वृद्धि की दरें देखें। 1987-88 से 1993-94 में सामान्य स्तर है, सामान्य गौड़ स्तर है, साप्ताहिक स्तर है और दैनिक स्तर है। ये 4 स्तर देखने को मिलेंगे। 93-94 से 99-2000 के मध्य भी यही 4 स्तर हैं। स्रोत है भारत में रोजगार और बेरोजगार की स्थिति, NSSO GO रिपोर्ट। तालिका 10 कहती है ग्रामीण भारत में पारिवारिक प्रकारों के आधार पर परिवारों का वितरण किस प्रकार है। कृषि में स्वरोजगार परिवार के प्रकार में 1987-88 में कितने प्रतिशत है, 93-94 में कितना है, 99-2000 में कितना है। गैर कृषि में स्वरोजगार वो भी इन्हीं तीनों वर्षों में देख सकते हैं आप, कृषि, श्रमिक और अन्य श्रमिक। तो इसको पॉज करके आप आसानी से देख सकते हैं। इस तालिका को पॉज करके देख लीजिएगा आसानी से। स्रोत क्या है इसका, NSS का रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण 1999-2000। अब बात करते हैं आधुनिक इकाइयाँ पूंजी और आयात बहुल हैं, जिनमें केवल उच्च कुशल लोगों के लिए जगह है। कृषि के समाज सेवा क्षेत्र में ही निम्न उत्पादकता और निम्न आय स्तर पर अतिरिक्त श्रमिकों को खपा लेने की क्षमता है। 1993-94, 1999-2000 के बीच में कृषि से निकले हुए श्रमिक सेवा क्षेत्र में चले गए। सेवा क्षेत्र में भी एक सीमा तक ही श्रमिक को लगाया जा सकता है। जो कृषि में हैं और समाधान आधार में अपने बहुत छोटे हिस्से को मांगने का जोखिम उठाने का साहस करते, वे बड़े किसानों की हिंसा और राज्य प्रशासन का सामना करते हैं। कभी कभी तो हत्या किए जाने तक की नौबत आ जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य कि कृषि में पूंजीवाद के प्रवेश ने सामंती ढांचे का उपयोग भी किया है और उसे सदैव समाहित भी किया है। श्रमिकों के आधुनिक पूंजीवादी शोषण ने केवल जाति व्यवस्था और दमन के लिए ही जगह नहीं छोड़ी है, बल्कि इसने इसका भी इस्तेमाल अपने हितों को सिद्ध करने में लगाया है या किया है। निष्कर्षता देखते हम भारतीय अर्थव्यवस्था के राज्य समर्थित औद्योगिकरण के अंतर्गत कृषि उन्मुखी संक्रमण एक कठिन स्थिति में पहुंच गया है। कृषि और उद्योग दोनों में संसाधनों के केंद्रण ने औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा दिया है। जहां श्रमिकों के लिए रोजगार बहुत कम था, कृषि ने स्वयं में अकुशल और सीमांत प्रकार की श्रम शक्ति को खपा लिया है। 21वीं शताब्दी में नई उदारवादी वैश्विक व्यवस्था ने दुनिया भर में न रोके जा सकने वाले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की कार्यशैली में गुणात्मक परिवर्तन ला दिया है। भारत में कृषि व्यवस्था संबंधी प्रश्नों का समाधान वैश्वीकरण की अपनी कठोर प्रक्रिया द्वारा किया जा रहा है। कृषि के निवेश और निर्गत प्रवाह पर कृषि व्यापार के बढ़ते हुए नियंत्रण के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र से कृषि शक्ति का सामूहिक उन्मूलन होगा। ऐसी प्रवृत्ति पहले ही दृष्टिगोचर है। कृषि से बाहर निकली हुई श्रम शक्ति के लिए बाहर कोई रोजगार नहीं है। निर्माण, उद्योग, सेवा क्षेत्र मिलकर भी खपा लेने में अक्षम है। संपूर्ण उत्पादन आधार में आमूल परिवर्तन के अतिरिक्त इस परिस्थिति का अन्य कोई हल नहीं है। हम सब जो कि इस समता मूलक समाज में सम्मानपूर्ण मानवीय अस्तित्व के प्रति प्रतिबद्ध हैं, के लिए कृषि व्यवस्था संबंधी प्रश्न को उसकी ऊपरी परत के रूप में ही देख सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था को उलट देने के लिए दबे कुचले खेतीहर मजदूरों
के समर्थन की मांग के रूप में। ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक सर्वे 2002-2003 बाय ऑल्टरनेटिव सर्वे ग्रुप रेनबो पब्लिशर्स। अब अध्याय 7 देखेंगे हम, बाजारी अर्थव्यवस्था का भारतीय गांवों पर प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी ऑन इंडियाज़ विलेज। इम्पैक्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी ऑन इंडियाज़ विलेज। हम जब भारत के गांवों पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्राथमिक तौर पर जीवन यापन उन्मुख अर्थव्यवस्था थी, जिसका लक्ष्य स्थानीय जनसंख्या की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना था। जजमानी प्रथा आर्थिक संगठन का आधार थी। इसके अंतर्गत विभिन्न जातियों के लोग स्थानीय प्रथाओं के अनुसार माल और सेवा के विनिमय में लिप्त थे, लेकिन यह भी सच है कि जीवन यापन आधारित इस अर्थव्यवस्था में भी बाजार की मामूली भूमिका अवश्य थी। लोग स्थानीय होते थे, विभिन्न अवधियों में अनौपचारिक बाजार लगते थे, लेकिन इनमें औपचारिक आर्थिक सौदों के बजाय सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकलापों पर अधिक जोर होता था। निर्धारित अवधि पर लगने वाली हाटों में गांवों के समूहों के बीच अंतर संबंध स्थापित होने की संभावना भी बनती थी। ऐसे बाज़ारों में आर्थिक विनिमय खास तौर पर पुनर्वितरित अथवा वस्तु विनिमय जैसा होता था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत में औद्योगिकरण से पूर्व के नगरीय केंद्रों में सीमित मात्रा में नकदी अर्थव्यवस्था और बाजार विनिमय मध्यकाल से ही चला आ रहा है। ब्रिटेन के आधिपत्य की शुरुआत और उसके बाद शुरू हुई आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण परिवर्तन की गति तेज हुई। अंग्रेज़ों के राज्य में औपनिवेशिक निहित स्वार्थों ने कृषि में एक नए प्रकार की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थोप दी। भूमि भी वस्तु और जायदाद हो गई। मौद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए नए प्रकार की भू राजस्व प्रणाली लागू की गई। इसके साथ ही कृषिकीकरण और विकृषिकीकरण की प्रक्रिया भी देखी गई, विशेषकर आदिवासी समुदायों के बीच में। अंग्रेजी शासकों द्वारा भू राजस्व निर्धारित करने की जो प्रणाली लागू की गई थी, इसके अंतर्गत लगान का भुगतान नकद करना होता था। इससे अपनी फसल से अधिक नकदी बटोरने या व्यावसायिक नकदी फसलें पैदा करने की तेज़ी से शुरुआत हुई। इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था नगरीय और बाद में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी। यही भारतीय गांवों तक बाजार अर्थव्यवस्था के प्रसार और मौद्रिकरण की शुरुआत भी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिवहन एवं संचार के आधुनिक साधन सरकार द्वारा खड़े करने शुरू किए गए। यह मुहिम बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत चलाई गई, जिससे बाजार अर्थव्यवस्था का ग्रामीण भारत तक पूरी तरह विस्तार हुआ। इसके साथ ही शहरी बाजारों में उपलब्ध रोज़मर्रा उपयोग की वस्तुएं जैसे साबुन, टूथपेस्ट, हौजरी आदि गाँवों और कस्बों के बीच उपलब्ध हुई। दूसरी तरफ उत्तर भारत के किसी गांव से पोल्ट्री की चीज़ें, अंडा, मुर्गा आदि दूर दराज के क्षेत्रों से महानगर के बाजार तक पहुंच गई हैं। कृषक समाज में एक अमीर वर्ग बन जाने से गांव में भी आराम के सामान की भारी मांग बढ़ गई है। A.R. देसाई ने अपने मौलिक योगदान में ग्रामीण भारत में परिवर्तन की 4 प्रमुख विशेषताओं या प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। कृषक समाज का जीवन यापन आधारित अर्थव्यवस्था से बाजारी अर्थव्यवस्था में त्वरित रूपांतरण, आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाए जाने से आया त्वरित परिवर्तन, जमींदारों और बिस्वेदारों जैसी बिचौलियों का पतन, नगरीय एवं राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े संघों और संस्थाओं का स्थापना। बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत से उत्पादन और उपभोग की प्रकृति में परिवर्तन आया। अब कृषि उत्पादन के पीछे प्रमुख उद्देश्य मंडी में बेचने लायक अतिरिक्त फसल उगाना बन गया। इससे बाजार की शक्तियों के अधिक से अधिक प्रवेश का रास्ता बना। इससे ग्रामीण जनता में उपभोग उन्मुख जीवनचर्या को भी बढ़ावा मिला। नगरीय यांत्रिक पद्धति से निर्मित वस्तुओं का उपभोग और उन्हें घर में रखना या रखा जाना हैसियत के सूचक स्टेटस सिंबल्स बन गए। इस प्रकार बाजार अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित ग्रामीण रूपांतरण को निम्नलिखित रूप से संक्षेप में बताया जा सकता है। नई बाजार अर्थव्यवस्था ने अमीर किसानों, बड़े व्यापारियों, छोटे अधिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का नया वर्ग पैदा किया। इससे बड़ी संख्या में नई सुविधाएं भी स्थापित हुईं, खासकर ऋण की सुविधा। अब ग्रामीण समाज में क्रेडिट कार्ड भी पहुंच गए हैं। अब बेहतर उपादानों जैसे ट्रैक्टर, पानी खींचने वाले पंपों, हैंडपंप जैसे कहते हैं, हार्वेस्टर आदि का भी प्रयोग होने लगा है। फिर ट्यूबवेल वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर कृषकों के अमीर भूस्वामी वर्ग और बेहद गरीब भूमिहीन मजदूरों के बीच
खाई और भी गहरी हो गई है। मौद्रीकरण से सामाजिक गतिशीलता के अवसर बढ़ गए हैं। इसका संयुक्त परिवार जैसी पारंपरिक सामाजिक संस्था पर गहरा असर पड़ा है। संयुक्त परिवार के विभिन्न सदस्यों की आमदनी जुटाने की भिन्न भिन्न क्षमता के कारण छोटे छोटे परिवारों की स्थापना का चलन शुरू हुआ है। इससे व्यावसायिक गतिशीलता, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी और नया धंधा अपनाने का चलन शुरू हुआ। व्यवसाय मुक्त जातीय संरचना, ऑक्यूपेशन फ्री कास्ट स्ट्रक्चर का उदय हुआ, जिससे पारंपरिक जजमानी प्रथा को गहरा झटका लगा। आर्थिक उन्नयन व गतिशीलता में जातीय बाधाएं ध्वस्त हो रही हैं तथा स्वास्थ्य सेवाओं व शिक्षा के नए अवसर ग्रामीण जीवन में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया है। इन सभी विशेषताओं में हाल की कुछ घटनाएं सबसे अधिक चर्चित रही हैं। ये घटनाएं कृषि पर निर्भरता से होने वाली निराशा, एग्रेरियन डिस्ट्रेस और उसके कारण हुई किसानों की आत्महत्याओं की हैं। ये आत्महत्याएं हरित क्रांति वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में होना चिंता का विषय है। AR वासवी 1999 ने कृषकों की आत्महत्या की गुत्थी का विश्लेषण करते हुए बताया कि इसकी कुछ आम प्रवृत्तियों और कारण हैं। उन्होंने यह ठीक ही कहा है कि अर्धबंजर क्षेत्रों में भी संकर बीजों, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग के द्वारा नकदी फसलों को बढ़ावा दिए जाने के कारण कई दुष्परिणाम हुए हैं। कुल मिलाकर उन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी प्रकृति, इकोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी और व्यावसायिक कृषि प्रथाओं के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है। जलवायु में परिवर्तनों, खासकर वर्षा में आए परिवर्तनों के कारण वहाँ कृषि की अनिश्चितता और जोखिम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कृषि पारिस्थितिकी संकट का शिकार कर रही या हो रही है। पारिस्थितिकी संकट के साथ आर्थिक संकट ने हालात और भी खराब कर दिए हैं। व्यावसायिक कृषि को हालांकि बाहरी कच्चे माल के उपयोग के आधार पर संचालित किया जाता है, मगर इस कच्चे माल को खरीदने के लिए संस्थानिक कर्ज, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की संस्थानिक सुविधाएं कृषकों को बहुत सीमित मात्रा में अधिकतर बड़े भूस्वामी को ही उपलब्ध हैं। ज़्यादातर कृषक व्यावसायिक खेती, जिसको हम कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं, करने के लिए भारी कर्ज उठा लेते हैं। लघु और सीमांत कृषकों को चूँकि इस संस्थानिक कर्ज तुरंत और आसानी से नहीं मिल पाता, इसलिए वे आधुनिक कृषि को अपनाने अथवा खेती का धंधा बरकरार रखने के लिए ऊंची ब्याज दरों पर निजी साहूकारों से कर्ज लेने पर मजबूर होते हैं। स्थानीय सूदखोर और साहूकारों से उन्हें आसानी से कर्ज मिल भी जाता है और जो कि ब्याजखोरी पर ही फलते फूलते हैं। पारिस्थितिकी संकट के दौर में कीटों की मार पड़ने या फसलों में बीमारी लग जाने पर ऐसे किसानों को और ज़्यादा कर्ज लेना पड़ता है। मूलतः सूखी कृषि क्षेत्रों में व्यावसायिक कृषि शुरू किए जाने का प्रभाव सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ता है। इस प्रकार की कृषि में स्थानीय अथवा देसी जानकारी के सिद्धांतों और जातीय एवं कुटुंबीय संबंधों से कोई सहायता नहीं मिलती। ऐसी खेती में कृषि व्यवसाय के एजेंट और एजेंसियां तथा कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की भूमिका ही प्रमुख रहती है और जानकारी देने वाली पारंपरिक संस्थाओं की कोई पूंछ नहीं होती। इसका नुकसान यह होता है कि यह बाहरी तत्व अनपढ़ कृषकों के हितों के प्रति अक्सर कोई ध्यान नहीं देते। कीमतों में भारी उतार चढ़ाव बाजार अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और इससे समस्याएं और बढ़ जाती हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा निश्चित खरीद अथवा समर्थन मूल्य के अभाव में उत्पादन की अधिक लागत के कारण किसान अकेले पड़ जाते हैं। किसान कीटनाशकों में बड़े पैमाने पर मिलावट और नकदी फसलों के बीजों की नई किस्मों की गारंटी न होने की भी शिकायत करते हैं। लगातार 2 फसलों के खराब हो जाने पर किसानों का भट्टा बैठ जाता है। बदलती कृषि प्रथाओं, सरकार और प्रशासन से मिलने वाली सहायता में गिरावट, बाजार की शक्तियों के आगे किसानों की घटती ताकत, कृषि में बढ़ता जोखिम और सामुदायिक समर्थन में कमी जैसी परिस्थितियों में इस बात का आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कृषकों को कितना निजी तनाव झेलना पड़ता है या पड़ता होगा। फसल खराब हो जाने या उसके नियंत्रण से बाहर दामों में भीषण उतार चढ़ाव की नौबत आने पर सुरक्षा के लिए बिना किसी सहारे के किसानों पर पूंजी की मार छोटे किसानों को तो तबाह करके कंगाल बना देती हैं। आत्महत्या की घटनाएं जिस प्रकार किसी क्षेत्र में फैली निराशा का प्रतीक हैं, उसी तरह जिंदा रहने के लिए खाए जाने वाले अनाज से वंचना को भी गंभीर पूर्वक लिया जाना चाहिए। सूसन जॉर्ज 1985 ने
जैसा कहा कि कृषि भी निर्धारित क्षेत्रों में बिना पर्याप्त वैकल्पिक आर्थिक उधार बने मुख्य अनाजों का गायब हो जाना खाद्य सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी और उससे स्थानीय समुदाय भी